शाम के 5 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो इंडिया का सवाल लेकर। आज हम चर्चा करेंगे देश में जनसंख्या पर छिड़े घमासान को लेकर। देश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के सीएम के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की है, लेकिन उनका यह बयान AIMIM प्रमुख के गले से नहीं उतर रहा है। उन्होंने योगी के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। जनसंख्या विस्फोट पर UN की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें भारत की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़े किए गए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए मुसीबत बनती जा रही है, या फिर सियासत अपने राजनीतिक फायदे के लिए बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा बताया जा रहा है। इसी मसले पर हम अपने मेहमानों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जनसंख्या की हकीकत से रूबरू कराती ये एक रिपोर्ट। जनसंख्या पर गरमाई सियासत, बढ़ती आबादी मुल्क की मुसीबत, पॉपुलेशन पर पॉलिटिकल प्रहार, योगी ओवैसी में जारी वार पलटवार। हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। देश की दो राजनीतिक धुरंधर आमने सामने हैं और पॉपुलेशन पर पॉलिटिकल हमले कर रहे हैं। बढ़ती आबादी पर राजनीतिक कलह की कहानी की उस वक्त शुरुआत हुई जब 11 जुलाई को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जनसंख्या काबू करने पर बयान दिया। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। विश्व जनसंख्या दिवस वाले दिन सुबह योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की, तो शाम होते होते ओवैसी उबल गए और योगी आदित्यनाथ के वार पर पलटवार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है, 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। AIMIM के मुखिया और खुद को मुसलमानों का मसीहा मानने वाले ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि एक कदम आगे जाकर उन्होंने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दुनिया में बढ़ती आबादी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2023 तक भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ होने की संभावना है। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती आबादी मुल्क के लिए बड़ी मुसीबत है, जिस पर जिरह होना लाजमी है।
ऐसे वक्त में देश की सभी सियासतदानों को साथ आकर समाधान निकालना चाहिए, न कि पॉपुलेशन पर पॉलिटिकल प्रहार कर अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बढ़ती आबादी पर बढ़ती जनसंख्या पर लगातार वार पलटवार जारी है और ऐसे में सियासतदान जो है वो भी इसे भुनाने का मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई में बढ़ती आबादी की चिंता है या फिर जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश, जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इसी मसले को समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय साहब। यासिर जिलानी साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है यासिर सर आपका भी। इनके अलावा महेश आर्या साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका भी स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर्वेश पाठक साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी स्वागत है सर। इनके अलावा असलम बैग साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा है, आपका भी असलम बैग साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो सबसे पहले मैं यासिर जिलानी सर आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जनसंख्या पर जोरदार जिरह हो रही है इस वक्त, लेकिन सवाल यही है कि कौन जिम्मेदार, और जो जिम्मेदार है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का सियासी स्टंट है जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है। निदा, सबसे पहले आपको दोबारा से सहाफत की सफर को शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और आप बेहतरीन पत्रकारिता करती हैं, बहुत तर्क के साथ करती हैं, बेहद अच्छी पत्रकारिता है, खोज और रिसर्च के साथ। आगे आने वाले समय के लिए मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये मसला है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। जनसंख्या को लेकर जनसंख्या विस्फोट है भारत में, इसको एक्सेप्ट करना होगा। हमारे पास जमीन कम है, जंगल कम हो रहा है, जल कम है, रहने की जगह कम है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ, तमाम राजनीतिक दल को आके सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि हम सबको साथ में आके इस समस्या को संपूर्ण रूप से कैसे खत्म करें, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता जब अपनी बात रहे, तो जो प्रकाशना का केंद्र बिंदु है, अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग मुस्लिम वर्ग, वो दिखाई देता है। कुछ दिन पहले तक वो ये कहा करते थे कि बच्चे अल्लाह की देन है, धर्म कहता है बच्चे पैदा करें। आज का स्टेटमेंट आपने देखा है कि मुसलमान जो परिवार नियोजन के लिए जो सबसे ज्यादा कोई इन्वॉल्व है, तो वो मुसलमान है। तो मैं तो हैरान हूँ आज के उनके बयान से। क्या जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और जितने भी मौलवी, उलमा, मुफ्तिया इकराम इनकी बात से सहमत हैं, जो उनकी हर बात से सहमत हो जाते हैं। नौजवानों के भड़काने में अहम रोल अगर कोई एक आदमी भारत में निभा रहा है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब निभा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सब हमने देखा है। लेकिन मैं आज उस मुद्दे पे नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले जो सारे मेहमान एक एक रिएक्शन उनसे मैं ले लेती हूँ, ठीक है सर, एक एक पहले सारे मेहमान से रिएक्शन ले लेती हूँ। महेश आर्या साहब, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं यहाँ पर, लेकिन आप ही के अपने सांसद साहब जो है शफीकुर रहमान वर्क साहब, वो ये कहते हैं कि औलाद पैदा करना अल्लाह मियाँ की देन है और ये अल्लाह जो भी करता है वो अल्लाह करता है। लेकिन ऐसे में साथ ही साथ वो नसीहत भी देते नजर आते हैं सरकार को कि रोजगार आप दीजिए, आप अच्छी शिक्षा दीजिए। लेकिन अगर सब कुछ अल्लाह करता है तो फिर रोजगार और शिक्षा भी तो फिर अल्लाह ही करेगा। अगर सरकार से हम कुछ मांग कर रहे हैं तो नहीं लगता कि हमें हमारे संविधान के हिसाब से या देश हित में क्या बेहतर है उसी हिसाब से सबको साथ आगे आना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए? देखिए, शफीकुर रहमान साहब ने अगर जो किस परिप्रेक्ष्य में जो बात कही है, उससे पहले मुझे लगता है कि किसी और ने ये विषय के ऊपर कुछ ऐसा बोला जिसलिए उनको अपना पक्ष रखना पड़ा। क्या बोला मैंने उनको नहीं सुना है, मैं सुना देती हूँ सर, मैं बता देती हूँ क्या बोला है, मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से है। अल्लाह जो बच्चे पैदा करता है उसका रिस्क यानी कि आगे का इंतजाम उसके साथ भेजता है। लेकिन साथ ही साथ वो आगे नसीहत भी देते नजर आते हैं। आगे नसीहत देते वक्त वो ये कहते हैं कि जनसंख्या कानून लाने की बजाय तालीम पर जोर देना चाहिए और हर छोटे बड़े इंसान के लिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक अगर इंसान से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से है, अल्लाह जो बच्चा पैदा करता है उसका रिस्क यानी कि आगे का इंतजाम उसके साथ भेजता है, तो फिर आगे की नौकरी, आगे का रोजगार सब कुछ अल्लाह ने भेजा होगा। देखिए, सभी धर्मों के अनुयायियों का हमेशा यही मानना रहा है कि जो ईश्वर करता है वही है और बिना ईश्वर की मर्जी से कोई पत्ता भी नहीं हिलता।
अगर उन्होंने कहा है तो उसके हिसाब से सभी धर्मों को अपनी आस्था के हिसाब से कहा होगा। लेकिन मेरी जो हम लोग विपक्ष में अपोजिशन में बैठे हैं, भाई इतनी गंभीर समस्या है, देश की समस्या है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई अगर जो ओवैसी साहब का अभी आप दिखा रहे थे, तो ओवैसी साहब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ओवैसी साहब गृह मंत्री नहीं है, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। उनका कहने का मैं कोई डिफाइन नहीं करना चाहता, लेकिन शफीकुर रहमान वर्क साहब तो उत्तर प्रदेश से ही सांसद है सर। नहीं, उन्होंने उनको डिफाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने धर्म के हिसाब से क्या रखा मुझे शरीयत की जानकारी नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अपोजिशन में है और इस गंभीर मसले पर ये कहना चाहते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री अगर कोई बोलता है, किसी वर्ग के बारे में बोलता है, समुदाय के बारे में बोलता है, बात दूर तक जाती है। अगर प्रधानमंत्री बोलता है, क्योंकि एक वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, उनकी बात दूर तक जाती है। उनको जो भी बोलना चाहिए पहले तोलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। जब वो ये बोलेंगे कि भाई किसी वर्ग समुदाय विशेष की जनसंख्या चिंता का विषय है, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। अगर आप टारगेट करके किसी समुदाय को, कि धर्म को टारगेट करेंगे, तो निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। ये संविधान इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर भेदभाव करें। अगर ये समस्या देश की है तो ये सभी वर्गों की है, सभी जातियों की है, पूरे देश की समस्या है। सबको मिलकर इसमें नहीं देता ना कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कहे तो उस पर बवाल, और अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कुछ कहे तो उस पर बवाल। लेकिन करीब आता है, कोई सांसद कुछ कहे, मैडम, पार्टी का अगर कोई सांसद कुछ कहे तो हम उसे इग्नोर कर दें? क्या सांसद का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं होता है? नहीं, जब चुनाव करीब आता है तब ऐसे एजेंडे क्यों लाए जाते हैं? अगर देश की समस्या एक कदम तो नहीं हो गई कि बिल्कुल अभी एक आध 2 दिन में या 1-2 साल में हो गई। ये जनसंख्या वृद्धि की आजादी जवाब लेंगे, चुनावी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकार की योजनाओं के तहत ये साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, इस जवाब लेंगे, लेकिन पहले बाकी और मेहमानों से एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर जिलानी साहब आपके पास आऊंगे। अजय उपाध्याय सर, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कैसे देख रहे हैं इस चीज को? जिस तरीके से पहले योगी आदित्यनाथ का बयान आता है जनसंख्या को लेकर, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का वार पलटवार आता है, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद साहब शफीकुर रहमान वर्क साहब का भी बयान सुर्खियों में आ जाता है। कांग्रेस किससे इत्तेफाक रख रही है? निदा जी, जनसंख्या विस्फोट एक संवेदनशील मुद्दा है। ये कहीं न कहीं राष्ट्र से जुड़ा हुआ, राष्ट्र की मजबूती से और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे लगता है ओवैसी साहब और सीएम साहब जो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, या जो सांसद बोल रहे हैं सपा के, ये इनके बोलने और नहीं बोलने से तो आपस में नूरा कुश्ती चलती रहती है, इनकी सबको पता है। इन लोगों को अब कोई गंभीरता से भी नहीं लेता है, चाहे वो जोगी जी बोल जाए, चाहे ओवैसी जी मिल जाए, सबको पता है कि मिली जुली सरकार इन दोनों की चल रही है, एक दूसरे को भड़काना और सिर्फ सियासत करना। लेकिन मैं कुछ मौलिक प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है वो हम जानना चाहते हैं और डालना चाहते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जानती है क्यों ये पहचान है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या कहीं ना कहीं हमारे लिए अभिशाप भी है और कई बार हमारे लिए वो वरदान भी है। वैश्विक स्तर पर जो हमारे आईटी सेक्टर के नौजवानों ने जाकर के अपना परचम फहराया पिछले 10-15 वर्षों में, वो हमारी जनसंख्या की ताकत। यदि जनसंख्या प्रोफाइल हमारी पॉजिटिव हो, एजुकेटेड हो, उसको सही दिशा दी जाए तो भारत के हित में है, और भारत की चौथी अर्थव्यवस्था। मतलब कांग्रेस जो है जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन कर रही है कि बिल आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। 10 सेकंड और दे दीजिए नेता जी, 10 सेकंड। नहीं, समर्थन है कि नहीं, बस मैं जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस का इस बिल को समर्थन है? जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार को एक समन्वित नीति लानी चाहिए केंद्र में, केंद्र के स्तर पर। राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं। जोगी जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे ओवैसी हो, ये लोग सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट का काम करते हैं। ये लोग सिर्फ भड़का कर राजनीति कर रहे हैं। पहली बात, इतने संवेदनशील मुद्दों पर ये नहीं। दूसरी बात, सरकार जो है, जब यूएन की रिपोर्ट आती है तो 2 दिन ये डिबेट टीवी चलता है, टीवी डिबेट। क्या टीवी डिबेट का सिर्फ मुद्दा रह जाएगा या गंभीरता से इस पर कोई विचार होगा? होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री प्रोसेस है देश में, कोई बिल आना चाहिए। 8 साल में कोई बिल नहीं आया, हर बार सिर्फ डिबेट के लिए बिल आता है और चुनाव के लिए आता है। तीसरी बात, जो अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथी जो भाजपा के हैं, इतने संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ ओछी राजनीति होती रहेगी? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से क्या है मुद्दे खत्म हो जाएंगे, या इस पर एक समन्वित जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए? यदि सरकार ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया सबको लेकर सर्वदलीय बैठक करके करती है तो हम लोग ठीक है जवाब लेते। जिलानी साहब, जल्दी से बाकी और मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी। क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ चुनाव नजदीक आते तभी ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, या वाकई में हमें बढ़ती आबादी की चिंता है?
देखिए एक राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है जनसंख्या के ऊपर और एक चिंता जाहिर करी है, क्योंकि उनको अपने राज्य में भी लग रहा है जो अभी 19 पॉइंट समथिंग यानी ऑलमोस्ट 20 करोड़ की आबादी है और आने वाले वक्त में 25 करोड़ की हो जाएगी और भारत की जनसंख्या भी बेतहाशा उसी तरीके से होगी। 24 करोड़ का आंकड़ा है सर जी उत्तर प्रदेश में। यानी परसों था उस दिन, उसके बाद पॉलिटिकल जो लपकने की आदत है कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा विहीन हो चुकी है। अजय उपाध्याय क्या बात कर रहे हैं पहले खुद देखें कि इनके पार्टी के किन किन नेताओं ने ट्विटर का जो वार शुरू किया उसके ऊपर इन्हें जरूरत क्या थी। उसके बाद जो जिनके बारे में ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो पौधा है कुछ भी बोल जिलानी साहब सबसे बड़ा सब ठीक है जिलानी साहब मैं आऊंगी आपके पास। देखिए सवाल इसलिए बीजेपी पर उठ रहे हैं कि जब पूरा मसौदा तैयार हो गया 2021 अगस्त में ही आपको दे दिया गया था कि आप लाइए कानून, इस पर आप अमल कराइए, तो फिर देर किस बात की? कौन रोक रहा है आपको? लाइए ना आप कानून। ठीक है हाँ सर मैं और आऊंगी आपके पास जिलानी साहब आऊंगी आपके पास। और हो रहा है कंप्लीट ये नहीं लाए कब होगा? अगर कोई बिल हमारे देश के लिए जरूरी है, अगर कोई बिल हमारी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जरूरी है तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए सर, आगे आके सबसे पहले पहल करनी चाहिए, उस बिल को लाना चाहिए और उसके ही तहत रोक हमें लगानी चाहिए। इस तरीके से हर साल हम सियासत कब तक करते रहेंगे? ठीक है बाकी और मेहमानों का रुख करूंगी मैं। सर्वेश पाठक जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपने ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ी होंगी, आपने बिल के बारे में भी खूब चर्चा देखी और सुनी होगी। आपको क्या लगता है जो मौजूदा हालात अभी हमारे देश में है, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मैं कह लूं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी को मैं कह लूं, या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद साहब को मैं कह लूं, नहीं लगता कि सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं? असल में फिक्र किसी को है ही नहीं कि हमारी देश की जनसंख्या जा किस तरफ रही है। देखिए आपने ठीक कहा कि सब के सब सियासत चमका रहे हैं। देखिए 2019 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक हुआ था और अभी राकेश सिन्हा जी हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, लेकिन आखिर उसका क्या हुआ? उस पर चर्चा होके बस रह गया। तो आखिर अगर जब बिल प्रस्तुत हुआ है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हाँ ये विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी के और स्वर्गीय संजय गांधी जी का बड़ा समर्थक रहा हूं, जो उन्होंने भारत की जनसंख्या को कम करने के लिए चाहे जो भी जिस भी तरीकों को उन्होंने अपनाया था, अगर वो तरीका सफल रहता तो सचमुच आज हमारे यहाँ बोलिए सर, फिर आपको कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं प्रवक्ता की बात नहीं है। जो जिस पार्टी का जो मेंबर जिसने अच्छा किया उसको आप समर्थन करिए। देखिए हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सही है, यंग पॉपुलेशन की पूरे विश्व में से ज्यादा है, लेकिन कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किल्ड पॉपुलेशन है वो, आप उस चीजों को समझिए। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने एक स्किल्ड मिनिस्ट्री बनाया, लेकिन वो भी उतने कारगर काम नहीं कर पाई। आज जो हालात है भारतवर्ष में युवाओं की नौकरी के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है इतने विशाल पॉपुलेशन वो स्किल डेवलपमेंट की है। तो अगर हम इस जनसंख्या विस्फोट को अगर समय रहते नहीं करेंगे, देखिए चाइना ने कब इस पे कंट्रोल किया था 1980 में, और आज जाके देखिए उन्होंने फिर से वो वन चाइल्ड नॉर्म हटा दिया। अब वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि 2 बच्चे जो भी पैदा करेगा उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। लेकिन आज चाइना की जो स्थिति है और हमारी स्थिति, उसमें देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर कुछ देश हित में कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। होने वाला है सर, बल्कि ये जो अंतर है हमारा चाइना और इंडिया के बीच में, ये एक रिपोर्ट ये कह रही है कि 2024 में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है इंडिया की कि ये अंतर जो है हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे चाइना से। जी हाँ, वो जिस गति से हम बढ़ रहे हैं और इस पे अगर एक पार्टी कुछ अगर उस पे कहती है या उस पे बिल ला के इसको रोकना चाहेगी, कानून बनाएगी, तो भारत की बाकी की जितनी विपक्षी पार्टी है उसको धर्म से जोड़ना, ये करना, और उसके बाद वो उसको कहते हैं ना ढाक के 3 पात, वो यही टीवी डिबेट में जनसंख्या ये पॉपुलेशन दे आया, 3-4 दिन डिबेट होगा, समाचार पत्रों में लिखा जाएगा, फिर वही डस्टबिन में चला जाएगा। जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये भयावह स्थिति है जो यूएन ने रिपोर्ट दिया है, वो तो बाहर की संस्था है, और ये भयावह स्थिति है भारतवर्ष की, इस पे कोई नहीं समझता। देखिए हमारे यहाँ मैंने बोला कि जो यंग है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमें
चाहिए भी, क्योंकि युवा काम करने के लिए, लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वैसे युवाओं की क्या जरूरत? वो फिर वही चोरी चकारी, जो गुंडे मवाली आतंकवादी बनेंगे। जाहिर सी बात है, जब शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो क्राइम की तरफ ही युवा जो है वो रुख करेंगे। असलम बेग साहब, आप कहने को सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी हैसियत से आपको हमने डिबेट में भी शामिल किया है, लेकिन क्योंकि आपका नाम असलम है, इसलिए मेरा सवाल थोड़ा अगर पर्सनल लगे आपको तो माफी चाहूंगी, लेकिन मैं पूछूंगी। असलम साहब, जिस तरीके से लगातार कहा यह जाता है, एक समुदाय का जिक्र जिसका खुद बातों बातों में ही जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मूल निवासी जो है वो रह जाएं और एक वर्ग जो है उसकी जनसंख्या बढ़ जाए। सबसे पहली बात तो यही कि क्या मुसलमान जो इस देश के हैं, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, क्या वो मूल निवासी नहीं है इस देश के? और दूसरा सवाल ये कि हमेशा जिस तरीके से आरोप लगते हैं मुसलमान समुदाय के ऊपर कि बढ़ती जनसंख्या के लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन कहा पहले यह जाता था कि इनकी जनसंख्या कम है, इनको ज्यादा हावी मत होने दो, इनको दबा के रखो, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो क्या वाकई में किसी तरह का कोई डर बनाने की कोशिश की जा रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसे, असलम बेग साहब? बिल्कुल, आज आपने जो इतना बड़ा मुद्दा लेकर के डिबेट कर रहे हैं, यह चिंता पूरे देश की चिंता है। जहां अगर किसी एक समुदाय को कह दिया जाए कि एक समुदाय ही जिम्मेदार है, तो मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बातें हैं। ये समस्या पूरी तरह से सभी समाज के लोगों की है और इस पर सभी समाज के लोगों को मिल बैठ के विचार करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर इसका ठिकरा फोड़ देना चाहिए। जो लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये बयानबाजी चुनावी बयानबाजी है। अगर निश्चित रूप से उनको इस देश से प्यार है, अगर लगता है कि ये जनसंख्या देश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, सभी कम्युनिटी और धर्म के लोगों के बुद्धिजीवियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों को एक मत बना करके इसके आगे आना चाहिए। लेकिन जो बात आ रही है, मैं समझता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित बातें आती है। मुसलमान है, मेरा मानना है कि जो जनसंख्या 2011 में अभी सेंसस हुआ था, उसके बाद एक्ट ने ये साबित किया है कि मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है और बहुसंख्यक समाज हमारे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या उल्टा बोल? मेरा मानना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ एक समुदाय को हम कहते हैं कि उनका बढ़ रहा है और उनका घट रहा है। समस्या दोनों समाज के हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो। ये समस्या तो बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है और इस विकराल रूप धारण को समाप्त करने के लिए जब तक सरकारी सिस्टम या सत्ता में बैठे लोग समाज के और सभी राजनीतिक दलों के को लेकर के एक अच्छा पहल शुरू नहीं किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये डिबेट से ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, मुसलमानों को सिर्फ इस बात से लेकर के उस पर डाल देना कि मुसलमान जिम्मेदार है, तो आपको जो भी डिबेट चल रहा है उस पर मुसलमान जिम्मेदार है। सर, मुसलमानों पर ठिकरा नहीं फोड़ा जाता, लेकिन जब कोई मुस्लिम सांसद, सर दरअसल दिक्कत कहाँ से शुरू हो जाती है? असलम बेग साहब, आप ये भी समझे दिक्कत कहाँ से शुरू हो जाती है। दिक्कत वहां से शुरू हो जाती है जब कोई मुस्लिम सांसद आगे आकर के ये कहता है कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक जो है वो इंसान से नहीं है, वो सीधा सीधा अल्लाह से है। बेशक मैं मानती हूँ अल्लाह की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अल्लाह ने, भगवान ने यह भी कहा है कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो देख कर खाइए। अब ऐसे तो कहने को इस्लाम में यह भी कहा जाता है कि मक्खी के दो परों में शिफा होती है, एक पर में और एक पर में नहीं होती। अगर मक्खी डूब भी जाए तो उसे पी लो, लेकिन हम नहीं पीते ना, मक्खी निकाल के फेंक देते हैं हम अपनी चाय और दूध से। अगर हमें मानना है तो हमें सब कुछ मानना चाहिए, ये फालतू की बात में नहीं उलझाना चाहिए। यासिर जिलानी साहब, आरोप ये कि क्या वाकई में बीजेपी जो है वो सीधा सीधा भाजपा जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जनसंख्या का मुद्दा उछाल रही है, ऐसा है क्या सर? क्योंकि 2024 आने वाला है। नहीं, हमारा मकसद बिल्कुल किसी तरह के मुद्दों को उछालना नहीं। हम तो जनमानस के सरोकार के लिए जो हमारे यहाँ क्रियान्वित हुए कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उसको जमीन पे अंतिम व्यक्ति तक हमारा लक्ष्य होता है हम उन्हें पहुंचाएं, और हमारी कोशिश में हमें कामयाबी मिलती है। ये अभी से नहीं, जब से हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार सेंट्रल में है, तमाम कई राज्यों में जो सरकारें हैं उनका एक ही काम है। मैं तो देखिए, हमारे जो एक पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आपने सही सवाल पूछा कि आप इस पे सवाल क्यों नहीं करते कि अल्लाह की देन की बात जो लोग कर रहे हैं उनसे सवाल क्यों किया जाए।
कॉन्ट्रसेप्टिव इस्तेमाल करने की बात जो आज एक बड़े सांसद हैं और मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई योजना को सफल बनाने में कार्य कर रहा है वो मुसलमान है, कॉन्ट्रसेप्टिव की बात करिए कि इस्तेमाल वो करते हैं, तो उससे उनसे सवाल करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जितने भी ये इस तरह के दारुल उलूम देवबंद से लेके रिलीजियस लीडर हैं हमारे जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं करते हैं हिंदुस्तान में, उनसे कहिए कि आप ओवैसी के साथ खड़े कि नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ऑब्जर्वेशन देते हैं, चर्चा करने की बात करते हैं, और जनसंख्या विस्फोट हम सबके लिए खतरनाक है। एक संसाधन है, हमारे पास जगह कम है, जो जमीन हमारे पास है 2.4 की रिपोर्ट आई है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम अच्छी व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एजुकेशन नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल जिलानी साहब आपने सही कहा कि हम जो भी सोच रहे हैं वो देश के भले के लिए सोच रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं वो सबके लिए सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू होती है जब अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री खड़े होकर किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट कर दे और साफ साफ ये कह दे कि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए तो दिक्कत, क्योंकि हम सब इस मुल्क के वासी हैं, हिंदुस्तानी हम सबसे पहले हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सबका साथ सबके विकास की बात कही जा रही है तो सर फिर सबको साथ लेकर तो चलना पड़ेगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए। यूपी में सियासी तनाव क्यों है और क्यों जिस तरीके से लगातार बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जाहिर हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिंता हमें बढ़ती आबादी की नहीं है बल्कि चिंता सबसे ज्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ 2024 को लेकर का है और अपनी राजनीति हम कैसे चमकाएं इसको लेकर के है। हमारे को बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरे इस मसले को। अजय उपाध्याय साहब जो कि कांग्रेस की तरफ से, यासिर जिलानी साहब बीजेपी, महेश आर्य साहब सपा और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही साथ असलम बैग साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले में अब जिस तरीके से समझने की हमने ये कोशिश की कि कैसे इसका हल जो है वो कैसे निकलेगा, अजय उपाध्याय साहब क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप करके, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार करके हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं, या अब वक्त आ गया है कि सभी सियासतदानों को एकजुट हो जाना चाहिए और इस मसले के हल पर फोकस करना चाहिए? निदा जी, मुझे लगता है कि समय बहुत बीतता जा रहा है और सरकार जो है सिर्फ सियासत करना जानती है, उसे इस संवेदनशील मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। यदि इतनी रहती उसको ख्याल तो आज तक कोई ना कोई केंद्रीय स्तर पर इस पर कोई बिल आता, सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक होती, संसदीय प्रक्रिया के तहत उस पर विचार विमर्श होता, लेकिन ये टीवी डिबेट के माध्यम से सिर्फ इस पर डिस्कशन डिबेट जरूर होता है। कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ हुआ था क्या सर? हाँ, कांग्रेस ने जब प्रयास किया है, हाँ। इस पर अधिक प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया होता तो 5.9 जो हमारी फर्टिलिटी रेट थी उस समय आज 2.2 और 1 पर नहीं आती, और जिस गति से हमारी जनसंख्या का विस्फोट होना चाहिए था, कम से कम हमने उस दौरान जरूर प्रयास किया रोकने का। ठीक है, ये प्रयास बिना बिल के अधूरा कैसे रह गया सर? कितना अच्छा होता ना अगर उसी टाइम में बिल आ जाता तो। परिवार कल्याण के मुद्दे पर या हमने एक बार लाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें बाकी राजनीतिक पार्टियां साजिश की, सबने देखा। लेकिन मैं कहता हूं अभी भी प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से 2019 में भाषण दे रहे थे और इस पर गंभीर चिंता उन्होंने व्यक्त की। 19 से अब 22 होने को है, 24 में चुनाव आना है और जो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी जैसे लोग सिर्फ भावनात्मक भड़का करके चाहते हैं कि इस पर सियासत हो जाए। क्या ऐसे मुद्दों पर भी सियासत होनी चाहिए? हम कहते हैं लाइए भी, उस पर चर्चा कीजिए। हमारी पार्टी यदि वो सब ठीक रहा तो हम सपोर्ट करने की स्थिति में है। कोई चश्मा मत लगाइए धर्म का, जाति का। जिलानी साहब ठीक है, जिलानी साहब को जरा सिर्फ 10 सेकेंड। हाँ, बोलिए बोलिए। और मेरे साथी यासिर भाई हैं, बड़े महाज्ञान अभी उन्होंने दिया और अभी आगे भी देंगे। मैं इनसे ही कहता हूं कि अपने सरकार से, अपने आका से जरा कहिए कि इस पर कोई बिल लाए और ये जोगी जी और ओवैसी वाली जो ये भभकियां जो चल रही है, राजनीति सियासत रोटियां सेधने की गिद्ध जो राजनीति चलती है, इसको बंद कराइए। केंद्र का ये मुद्दा है, केंद्रीय स्तर पर ही इसका समाधान होगा और सरकार इसका समाधान करेगी। ठीक है, अजय जी को आपने सुना, ठीक है जिलानी साहब, अजय जी को आपने सुना, वही कह रहे हैं 2019 में कहा जाता है कुछ, लेकिन 2022 आधी बीत गई, क्योंकि अब 24 आने वाला है तो जितना गैप गया तब कहाँ थे, क्यों कोई ये मुद्दा नहीं उछाला गया, और अब जब 24 आने वाला है फिर से हम इस मुद्दे पर आ गए। तो क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटी हमें सेकनी है? ये चिंता है हमें अपने देश की? देखिए, हमें प्रदेश की भी चिंता है और देश की भी चिंता है, और दोनों को समन्वय बनते सरकार जो है सेंट्रल और राज्य की बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन
चलिए ठीक है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद टेक्निकल कमी की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है उन तक मेरा ऑडियो पहुंचने में। हाँ जिलानी साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? होता है वही हमारा चीफ मिनिस्टर भी बनता है, वही प्रधानमंत्री भी बनता है। तो ये आका बाका के अल्फाजों से जरा अजय उपाध्याय जी आप बचा करें। आप तो अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं जानता हूं बड़े लंबे समय से आप टीवी पे आके मैं नहीं कहूंगा लेकिन प्रवचन देते हैं, अपने कांग्रेस को झूठ के सहारे बचाने की कोशिश। आपने कहा कि भावनात्मक मुद्दा राजनीति, जिलानी साहब जो अजय साहब कह रहे हैं दरअसल राजनीति, सर एक मिनट सुन लीजिए, कि वो जो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, क्यों कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो वो आकर के कहते हैं कि मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए। ऐसे में सवाल जो है वो यही है कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं है? जिलानी साहब सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। भारत का नहीं, ये आपके सोच सकते हैं। आपकी पत्रकारिता अच्छी है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, अगर कोई सूबे का मुख्यमंत्री ये बात कहता है तो इसे कैसे लिया जाए? कैसे सोचूं मैं इसे, कैसे देखूं मैं इसे? जो गणना की बात की है, जो हमारे पास आंकड़े हैं वो 135 करोड़ भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं और भारत में सबका एक तरह का हक है। ये बिल्कुल क्लियर समझिए। ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे यहाँ मूल मंत्र है सबका साथ। देखिए हाँ, एक जिलानी साहब, हाँ तो आप 135 करोड़ की बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ग विशेष को टारगेट करके इस तरीके से बात नहीं करते। आपने अभी बोला कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा कहा, आपने ये क्यों नहीं बोला कि जब एक धर्म के चोला पहनने वाले सत्यदेवानंद या तीन धर्म संसद बुलाते हैं वो स्पष्ट रूप से हिंदुओं के लिए बोलते हैं, एक वर्ग के लिए बोलते हैं कि जितने चाहो उतना बच्चा पैदा करो, तब आप मुकाबला कर सकते हैं। तो कहाँ गई सरकार की नीति, कहाँ गई आपकी जो एजेंडा, जो जनसंख्या कंट्रोल वाला? तो क्या आप अपनी पार्टी के जो सांसद भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ आज तक क्यों नहीं आपने कोई कार्रवाई कराई? संत गुरुओं का चोला पहने हुए हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। इस बात की शिकायत है, आपने कम से कम नसीहत उनको भी दिया होता, आपकी पार्टी की तरफ से उनको नसीहत जारी की होती। जो धर्म का चोला पहन करके ऐसा भाषण देंगे, क्या वो देश के हित में है? जनसंख्या वृद्धि हिंदू बढ़ाएगा, जनसंख्या वृद्धि हिंदू बढ़ाएगा, मुसलमानों के लिए रोक लगेगी? ऐसा कभी होगा क्या? जिस सज्जन का ये नाम ले रहे हैं उस समाजवादी पार्टी ने उसको जन्म दिया है, उस समाजवादी पार्टी का मेंबर रहा है। नहीं, आप भी मुझे लग रहा है जिलानी साहब अपना जमीर घर में रख के आए हैं। आप एक मुस्लिम होने के बावजूद भी आप अपना अंतरात्मा की आवाज नहीं बता पा रहे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कोई बोल रहे हैं, आप अंतरात्मा की आवाज घर पे रख के आए हैं। ठीक है महेश जी, जिलानी जी सबको एक तरफ कर देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी पर आ जाती हूँ। ये नाम ऐसा है जिससे हर कोई वाकिफ है, ये चेहरा ऐसा है, ये शख्सियत ऐसी है जिससे हर कोई वाकिफ है। योगी आदित्यनाथ साहब का पहले बयान आता है, ठीक उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही योगी साहब का बयान आता है, मुख्तार अब्बास नकवी से तो सब वाकिफ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है वो। उसके बाद ठीक वो मुख्तार अब्बास नकवी बिना किसी का नाम लिए उन्होंने यहाँ पर चालाकी ये दिखाई कि बिना किसी का नाम लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये आप सुन लीजिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सख्त रिएक्शन इसके ऊपर दिया और वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बाकायदा ट्वीट किया उन्होंने, और ट्वीट करके जिलानी साहब वो लिखते हैं कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट की संख्या जो है वो किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है और इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि वो कहाँ कह रहे हैं? क्या इसे समझना चाहिए कि वो खंडन भी नहीं कर रहे हैं और वो इत्तेफाक भी नहीं रख रहे हैं? क्या समझा जाए? मुख्तार अब्बास नकवी को तो आप अरे ये तो समझ गए, इसमें समझना क्या है? उन्होंने क्लियर जो बात मैं योगी जी के लिए हमारे अरे ये तो देखिए कांग्रेस की राजनीति बदल रही है। एक मिनट सर जवाब दीजिए, जिलानी जी से जवाब दीजिए, एक-एक करके, ठीक है? के कागार पे पहुंच चुकी है, थोड़ा ठहरिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल गई है। ठीक है, एक मिनट। चाइना के समर्थक आप जो है जितना छुपाने का प्रयास करें, ये आपस में ये दोनों जो है ना जुगलबंदी जो चल रही है आपकी ना, ये लोग समझ तौर पे अजय जी एक करके अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा, मैं भी सुन पाऊंगी और जनता भी सुन पाएगी। एक एक करके आप बोलेंगे। निदा मैं आपके सामने की बात कहता हूँ, क्या हमें और आपको, मैं और आप उस विशेष समुदाय पे जो चर्चा लोग बार बार करते हैं, मैं जिन इलाकों में रहता हूँ, काम करता हूँ, बहुत निचले स्तर पे
NGO के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो उपला का इलाका हो, चाहे वो तिलमपुर का इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, त्रिलोकपुरी के ब्लॉक हो, मंगोलपुरी के कुछ ब्लॉक हो। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ अभी। क्या वहाँ पे हमारी आबादी, हमारे जो जहाँ पे एजुकेशन का स्तर कम है, वहाँ पे आबादी ज्यादा है, अब बच्चे 6 से 7 आपको एक फैमिली में मिल जाएंगे। हमारा और आपका यही काम है कि हम चर्चा करने के साथ साथ जिलानी साहब रेशियो तो बता तो दीजिए। जी सब देख, रेशियो अब आए तो आप बता सही बात पे, दीजिए बिल्कुल कि जिलानी साहब अब हिंदुओं आए में आप सही और बात पे। मुस्लिम के मेरा अलावा मकसद ही दरअसल कितना यही फर्क था, अंतर है। ठीक है, मेरा मकसद ही दरअसल यही था कि क्या वाकई हमें इस चीज पे तो ध्यान देना चाहिए बेशक कि बढ़ती आबादी जो है वो आने वाले वक्त के लिए खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान इस बात पे भी देना चाहिए कि सबसे पहले अच्छी तालीम कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है आज के टाइम में, यह जो मुद्दा जो टॉपिक में लेकर बैठी हूँ, इस टॉपिक को अगर हम आगे डिबेट करना भी चाहें तो काश वो दिन ऐसा है जब हम ये कह सकें कि आज की लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, आज की लड़की जो है पढ़ लिख कर इतना समझदार हो गई है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। क्योंकि अगर महिलाएं एजुकेशन हासिल करेंगी, लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी, अपने हक हुकूक सब वो बेहतर समझेगी और शायद कहीं ना कहीं किसी हद तक अगर वो एजुकेशन हासिल करती है अच्छी तो इस पर रोक लगेगी। तो मानते हैं ना आपकी अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम भी पहले जरूरी है। निदा, मैं आपके साथ हूँ और मैं केरला में तो हमारी सरकार नहीं है, हमें थोड़ा बड़ा मन करना पड़ेगा, बड़ी बातें सोचनी पड़ेगी, दिमाग लगाना होगा। जैसे हमारे सपा सांसद कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो आपने कहा कि अल्लाह ये कहते हैं कि आप सोचिए समझिए, आपने मक्खी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन तो जिलानी साहब जी, जिलानी साहब जो हमने सवाल किया है, सत्यदेवानंद नरसिम्हानंद जी ने जो बोला उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। हमारी घर की बहन, आप ये भी तो बताइए कि उन्होंने क्या बोला, क्या वो देश हित में हो सकता है क्या? पूरे खानदान को वो सही कर सकती है, पूरी फैमिली को वो ठीक। साक्षी महाराज जी क्या बोल रहे हैं, जरा उनको बता दीजिए सबको भाई। काम करना होगा। जिलानी साहब, साक्षी महाराज ने क्या कहा? हमने नहीं किया, कुछ मुद्दे तो आप महेश साहब, अगर साक्षी महाराज गलत है, साक्षी महाराज की अगर बता यदि दीजिए, नरसिम्हानंद गलत है तो फिर आप ही के पार्टी के महाराज की सांसद बता सही कैसे हो सकते दीजिए, हैं? उमा भारती की बता दीजिए, महेश आर्य गिरिराज साहब, किशोर की बता दीजिए। महेश आर्य साहब, अगर जितने नाम आप गिना रहे हैं ये सब अगर गलत है तो फिर आपकी पार्टी के सांसद भी तो यही कर रहे हैं। देखिए, अगर देश की समस्या सरकार चला रही है, सरकार ये महसूस गंभीरता से ये महसूस कर रही है कि जनसंख्या वृद्धि वास्तव में भयंकर विस्फोट है, तो इन्होंने सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए, अपनी पार्टी में एजेंडा लागू कराना चाहिए। कोई भी सांसद, विधायक या पदाधिकारी इस खिलाफ का बयान नहीं देगा जो जनसंख्या वृद्धि के फेवर में जाता हो, तो खुलेआम बोलते हैं। अभी धर्म संसद लगी, आप चला के दिखाइए चैनल पे, मालूम पड़ जाएगा। यासीन जिलानी साहब का कौन सा भेदभाव? ये धर्म संसद चलेगी या देश की संसद चलेगी? ये देश के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ या यति नंदन सरस्वती या साक्षी महाराज ने जो भी बोला उसका सीधा कनेक्शन अब झारखंड से देख लीजिए। जो जमतारा में हो रहा है, जो गढ़वा में हो रहा है कि अगर 70% मुसलमान बच्चे हो गए स्कूल में तो उनकी चलेगी, फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगी। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्कूल में इस चीज को लेके क्यों आ रहा है और कौन लेके आ रहा है? वहां के मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय के लोग लेके आ रहे हैं। जमतारा में जो आज हो रहा है प्राइमरी स्कूल में, अगर मुसलमान बच्चों की संख्या ज्यादा है तो फ्राइडे को छुट्टी कर दो और फिर उसके बाद संडे को न करो। सरकार कौन चला रहा है? झारखंड में किसकी सरकार है? सरकार क्यों सो रही थी? पार्टी आप लोगों के सहयोग की सरकार है। अगर 1 साल से वहां ऐसा चल रहा या 2 साल से चल रहा, योगी जी ने बोला आप चला रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत बड़ा अभिशाप है। जो अगर दूसरा कुछ बोलता है तो दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए आपको। एक ही पक्ष को लेके नहीं कि साक्षी महाराज ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। अरे आपके यहाँ के जो लोग कहते हैं अल्लाह का देन है, अरे भाई उस अल्लाह के देन के बच्चों को कम से कम उचित शिक्षा भी तो दो। की बात करते हैं तो आपकी सरकार फेलियर है। इतने समय से क्या कर रहे हैं आप? वहाँ दूसरी सरकार, समानांतर सरकार अगर कोई चला रहा है, नहीं, समानांतर सरकार कौन चला रहा है? झारखंड का एग्जांपल दिया हूं। आपको ये भी नहीं पता है कि झारखंड में बीजेपी का शासन नहीं है? अरे तो इसमें मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैंने जो इंसिडेंट बताया है उस इंसिडेंट को योगी जी के ट्वीट से जोड़ा है। भले नकवी जी ने जो कहा वो सही बोला कि जनसंख्या वृद्धि जो है उसको एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप रिपोर्ट देखें तो जहां 9.8% मुसलमानों की आबादी थी 2011 में,
वो बढ़ के 14.2% हो गई, हिंदू 84.1 से 79 हो गई। तो ये भी चीजें तो आंकड़े जो है वो आंकड़े भी बोलते हैं, उनकी जो उसमें दर आप है, कैसे कह जो सकते हो? प्रेग्नेंट दर है उसको आप बताइए। नहीं, आंकड़े जो है आंकड़े को आप झुठला सकते हो क्या? नहीं, आंकड़े को आप कैसे झुठला सकते हो? 84 से 79 अभी इसी चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट महेश आर्य साहब, आप ही की बात पर आ जाती हूँ। महेश आर्य साहब, आप ठीक है, आप ही की बात को बड़ा करती हूँ, आप ही की बात को बड़ा करती हूँ। प्रजनन दर की आप लगातार बात कर रहे हैं, प्रजनन दर की आप लगातार बात कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, महेश आर्य जी सुन लीजिए सर, थोड़ा सा प्रभु सुनने का भी मादा रखिए, सुन लीजिए। 2016 में कुल प्रजनन दर जो थी वो 2.36 जिसका जिक्र आप करें वो 2.3 है, ठीक है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें फिक्र है अपने मुल्क की, हमें फिक्र है अपने देश की, लेकिन ऐसे में फिर हम आग बबूला क्यों हो जाते हैं जब हम वो काम कर ही नहीं रहे जो देश के लिए गलत है। अगर हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे तो हम आग बबूला क्यों, हम सरकार का साथ क्यों नहीं दे सकते, हम क्यों नहीं समर्थन दे सकते कि हाँ ये बिल लेकर आइए। उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकारें वास्तव में इस गंभीर समस्या के प्रति अगर गंभीर हैं तो एजेंडा लाएं, पॉलिसी लाएं, उसमें सभी के विचार लें, डिबेट करें और इसके लिए तमाम जो प्रचार प्रसार है उनको लोगों में अवेयरनेस लाएं जनता में, तो वो ठीक है। सभी के लिए जो भी योजनाएं होती है सबके लिए सारा समाज। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कभी इस बात पे चर्चा की कि ये विस्फोटक स्थिति है? केंद्र सरकार बुलाने के क्या बात है? अरे आप विपक्ष में हो, आपको सवाल उठाना चाहिए। आप विपक्ष में हो, विपक्ष का कोई काम नहीं होता क्या? जो सत्ता पक्ष है उसी का सारा काम होता है क्या? विपक्ष की भूमिका क्या निभा रहे हैं? हम उसका सहयोग करेंगे। महेश आर्य साहब, जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखती है, और जब चुनाव होता है सर उसके नतीजे आते हैं तो मुसलमानों की बदौलत समाजवादी पार्टी की सीटों का आंकड़ा बढ़ता है, तब वो मुसलमानों के साथ होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो हम बुलाने का इंतजार करेंगे। ये मैडम आपका आरोप सर, हम बुलाने का इंतजार करेंगे। अब आंकड़े को झुठला दोगे क्या? मतलब आप अपने लिए एंकर को भी झूठा साबित करोगे? क्या हुआ आप देख लीजिए, सम्मान करती है, आप देख लीजिए सर क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आपने इलेक्शन से पहले देखा होगा मुसलमान क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए वोट बैंक है? मैडम मैं पूछना चाहता हूं, अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के गए हैं 5 राज्य विधानसभाओं के, तो उसमें 80-20 का कौन लेके आया था? हमारी पार्टी का मुखिया लेके आया। आप पूछिए उन लोगों से बैठे बड़े प्रवक्ता ज्ञान बांट रहे हैं। बात 80-20 की नहीं हो रही है सर, बात ये हो रही है कि अगर 20% आबादी को लेकर कुछ बात होती है तो समाजवादी पार्टी कहाँ होती है? समाजवादी पार्टी कहाँ होती है सर? वोट बैंक के लिए हम टिकट भी देते हैं मुसलमानों को, नहीं हम टिकट भी देते हैं सर, उनके दम पर 30 से 35 सीटें भी लेकर आते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो हम ये कहते हैं कि हमें बुलाया ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं गया। कभी भी मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं रहा कि सिर्फ मुसलमानों की बात करें। समाजवादी पार्टी में सभी धर्म, सभी समुदाय, समाजवादी पार्टी का एजेंडा ये रहा कि अगर आतंकवादी मुसलमान पकड़े जा रहे हैं तो उसको कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उसको छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा रहा है। ठीक है सर, एक एक करके अजय उपाध्याय जी, ठीक है सबको ऑर्डर डाउन कीजिए। अजय उपाध्याय जी से मेरा अगला सवाल है, अजय उपाध्याय जी क्या वाकई बेरोजगारी और गुर्बत जो है वो छाई हुई है अपने देश में? इस वक्त जो आंकड़े हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं बेरोजगारी के, और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो भी सर पर है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं और ये बीजेपी भी जानती है। तो क्या वोट लेने के लिए भाजपा जो है वो लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे से? कांग्रेस कैसे? देखिए ये मुद्दा संवेदनशील है और इस पर काम होना चाहिए। कांग्रेस ये देखती है कि इस पर कोई ना कोई ठोस नीति और सबको लेकर के आपस में बैठ करके बात करके करनी चाहिए, लेकिन सरकार मुद्दे को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये सारा प्रयास कर रही है, क्योंकि बेरोजगारी से पूरा देश त्रस्त है। 7.8% आज बेरोजगारी दर हो गई, सबसे चरम पर है। महंगाई से लोग निजात नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। तो सरकार चाहती है कि उन मुद्दों पर चर्चा न होकर इसी पर तब तक 3-4-5 दिन चले, और सरकार में बैठे हुए इस लेवल के लोग जो मुख्यमंत्री स्तर पे है वो चाहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाए ताकि लोग उसी में ध्रुवीकरण की राजनीति में लग जाए। मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि देश के इतने संवेदनशील मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर भी क्या आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे? वही जिस तरह 80-20 आपने किया, जिस तरह से कब्रिस्तान शमशान किया, उस तरह ऐसे मुद्दों पर मत कीजिए। और महंगाई के मुद्दे से सही बात है, आपने बड़ा अच्छा बात रखा है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे इतने बड़े हैं निदा जी, जिससे सरकार अब कहीं न कहीं नीतिगत फैसले नहीं कर पा रही और सही डायरेक्शन में अर्थव्यवस्था को नहीं चला पा रही है। तो चाहती है कि अब इसी पर कहीं न कहीं ठिकरा फोड़ने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए। पहले भी एक जनसंख्या थी
वो सब सर्वेश चीजों पाठक पर हम जी, सही क्या वाकई में नहीं लगता, क्या वाकई जिलानी साहब आऊंगा आपके पास, क्या वाकई में नहीं लगता कि जो अभी असल मुद्दे हैं या जिनकी तरफ हमारे देश के युवाओं का ध्यान जाना चाहिए, हमारे तमाम जो सियासतदान हैं उनका ध्यान जाना चाहिए, या फिर जो अपने आप को हर एक समुदाय का, अलग अलग समुदाय के रहनुमा बताते हैं उनका ध्यान जाना चाहिए? बेरोजगारी हो गई, अच्छी शिक्षा हो गई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, इन सभी बातों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए हर बार एक नया शगुफा आ जाता है, हर बार एक नया ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें कहीं ना कहीं से हिंदू मुस्लिम का एंगल आ ही जाता है। क्या सच में ध्यान भटकाने की कोशिश है ये देश की जनता का? देखिए, ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं, ये मुद्दा हमारे समाज में विद्यमान है। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो वो है, जॉब का मुद्दा है तो वो है, उसी तरह पॉपुलेशन की समस्या है, आज से नहीं है। मैंने शुरुआती में बोला था ना कि मैं संजय गांधी जी का समर्थक हूं, तो अगर जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं तो क्यों नहीं, इतने दिनों से उनकी सरकार थी, वो उस मुद्दे पे क्यों नहीं काम किया? संजय गांधी जी के मुद्दे पे संजय गांधी जी देश से चले गए, उसके बाद उस चीज को तो लागू करवाना चाहिए था ना। देखिए, पहले एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, उसके बाद हम दो हमारे दो, बांग्लादेश से आने दो। ये बाहर की आबादी आती रही, उस पे कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं लगाम लगाया? हमारे अभी जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम की भी कुछ आबादी, वो वन चाइल्ड पॉलिसी पे आ चुकी है, जितने भी शहर में रहते हैं। लेकिन क्या ये जो अवेयरनेस बढ़ाना है, ये गांव में हो या कहीं भी हो, अगर बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आती है, तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? वो तो तुष्टिकरण में ही रहती है, जिसके कारण बीजेपी को मौका मिलता है। बीजेपी इस चीज को दोनों हाथों से उठा लेती है। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो शायद आज हमारी चर्चा का टॉपिक ये नहीं होता, हम लोग इससे निजात पा चुके होते अगर सबने अपनी जिम्मेदारी वक्त रहते समझी होती तो। पाठक जी कृपया ये भी बता दें कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार में हम दो हमारे दो का जो वो आया था स्लोगन, किस सरकार में आया था और किसने विरोध किया था उसके खिलाफ? मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस समय कांग्रेस ये स्लोगन उस समय आया था। मैं विरोध की बात कर रहा हूँ कि उस चीज को आगे क्यों नहीं बताया गया, जो रिमोट उस चीज को आगे क्यों नहीं बताया गया? इस टॉपिक का, इस एजेंडे का तत्कालीन सरकार का, तत्कालीन प्रधानमंत्री का जबरदस्त विरोध किया था पूरे देश में, और उसको सरकार से प्रदूषित करने का भी काम आपके लोगों ने किया था इसी मुद्दे पर। हमारे किस लोगों ने? मैं तो वो अगर देश का प्रधानमंत्री है तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई, राजीव गांधी जी हुई तो देश के हुए, अभी मोदी जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री, पार्टी विशेष के नहीं है। कि ये हम यही चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी देश जनता का मुख्यमंत्री होता है। भारतीय जनता पार्टी साबित न करे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी, जब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग के हैं, तब कहा जाता है आपका ये कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बम विस्फोट में हर आदमी मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री साबित करें, हम यही चाहते हैं कि पूरी जनता जनार्दन के वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, यही चाहते हो सबके लिए योजना लाएं और विपक्ष को अपना दुश्मन न समझें, वहां जाकर के कोई भी पॉलिसी है उस पर डिस्कस करें, यही लोकतंत्र का मतलब होता है। लेकिन आप लोग कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका ही नहीं अदा कर पा रही है, विपक्ष की यही सबसे बड़ी समस्या है। विपक्ष रखिए, ये आखिर में एक रिएक्शन सारे में बात सुनूंगी, आखिर में एक रिएक्शन सबसे, जिलानी साहब सबसे पहले आपसे, जो फिलहाल इंडिया की सिचुएशन है, क्या वाकई ये इस आबादी के बोझ को झेल सकती है कि नहीं? एक एक रिएक्शन सबसे, जिलानी साहब। नहीं, देखिए मैं तो पहले मेरा वक्तव्य यही रहा है कि हमें अवेयरनेस अभी और करनी होगी, हाँ। और संपूर्ण विपक्ष पक्ष सबको मिलके इस मुद्दे पे काम करना होगा। लेकिन कांग्रेस राजनीति करने से बात नहीं आती। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बड़ी बात है, इनको याद दिला देता हूँ। सर कांग्रेस को करने दीजिए राजनीति, आप अपना काम कीजिए ना, आपको किसने रोका है? ठीक है सर, वक्त की कमी, एक रिएक्शन सर, वक्त की कमी, एक रिएक्शन। आपने 370 का विरोध किया, आप चुनाव हारे। आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, आप चुनाव हारे। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा मिला, सर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें कौन रोक रहा है? हमें किसने रोका है? हम क्यों नहीं लेकर आ रहे? हम क्यों अटका रहे हैं? ठीक है, एक रिएक्शन सर सबसे लूंगी, बस जल्दी से छोटा सा रिएक्शन सर, माफ करना, वक्त की कमी है। जिलानी साहब माफी चाहूंगी जी। अजय जी एक छोटा सा रिएक्शन, जो अभी मौजूदा सिचुएशन है भारत की, इस आबादी को बोझ झेल सकती है कि नहीं? जल्दी से।
नहीं, आबादी बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमने जो नारा दिया था, हम दो हमारे दो, आज भी नारा है, हाँ। हम दो हमारे दो। हाँ। लेकिन वो हम दो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और हमारे दो कौन है, अरे सब सर पूरा ठीक है, देश देख रहा है। हाँ ठीक है सर्वेश्वर जी जल्दी से। देखिए ये मुद्दा बहुत हो गया अवेयरनेस, अब सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि राकेश सिन्हा जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया, क्या वो इस मॉनसून सेशन में उस पे कुछ कार्य होगा? ठीक है महेश आर्य जी जल्दी से एक देखिए, रिएक्शन लास्ट। जनसंख्या विस्फोटक दर देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए ईमानदारी के साथ सरकार को लड़ना चाहिए और इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और ये वर्गवाद समुदाय विशेष के ऊपर आरोप न लगा करके, राजनीति न करके ईमानदारी दिखानी चाहिए और जनता को दिखनी भी चाहिए, तो पूरी जनता इसका सहयोग करे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए, हिस्सा बनने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल इंडिया के सवाल में जानने की यही कोशिश की कि क्या हकीकत में सभी जो समाज जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको वाकई में देश की चिंता है, बढ़ती आबादी की चिंता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सब लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कोशिश हर किसी को यह करनी चाहिए, जो मौजूदा हालात है अभी, या जो बढ़ती जनसंख्या लगातार खतरे के रूप में मंडरा रही है, साथ साथ एक रिपोर्ट 2024 के आंकड़े भी बहुत भयानक बता रही है, हम सबको मिलकर उस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और हमें सबको एक साथ आना चाहिए ताकि हम अपने देश की बेहतरी के लिए एक और कदम उठा सकें। फिलहाल इंडिया के सवाल में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।